हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में जो मेरा ये रिवीजन वीडियो है, इसमें मैं हॉट टॉपिक्स डिस्कस करूंगा, खास तौर से जो स्टूडेंट्स एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की वेरियस जगह अपियर कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। और ख़ास तौर से जो बीएचयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है उसको प्रोस्पेक्ट्स में रखते हुए वीडियो मेरा डेडिकेट है प्रिपरेशंस जो बच्चे एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में हैं उनके लिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये निश्चित तौर से फिजिक्स कम्युनिटी के कंसेप्टों को भी इनरिच करेगा और क्विक रिवीजन की एक श्रृंखला में बताएगा कि बच्चे लास्ट मिनट में किस तरीक़ा से चीज़ों को रिवाइज करें। तो ये काफ़ी यूजफुल वीडियो सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मैं बताना चाहूँगा कि इसमें मैं दो जो बुक्स हैं, ख़ास तौर से एटॉमिक और क्वांटम मैकेनिक्स, उनका इसमें मैं रिवीजन कराऊँगा दो बुक का। और ज़्यादातर जितनी भी चीज़ें इसमें से पूछी जाती हैं एटॉमिक और क्वांटम फिजिक्स में, उन्हें मैं इस वीडियो में पूरा डिस्कस कर दूंगा। बाकी प्रयास करूंगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उम्मीद करूंगा कि मैं आगे कुछ और वीडियो अपलोड करूं इसी तरीक़ा के रिवीजन की, जो आप लास्ट मिनट में तेज़ी के साथ में चीज़ों को रिवाइज करके पेपर तक पहुँचें। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है, मैं शुरुआत में एटॉमिक फिजिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगा। हाइड्रोजन एटम पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एटॉमिक फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है तुम्हारा एटॉमिक फिजिक्स का हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम में जो आपको याद रखना है, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करे दे रहा हूँ पहले कि हाइड्रोजन एटम में हमको क्या क्या याद होना चाहिए। हाइड्रोजन एटम में सबसे महत्वपूर्ण है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा जो होता है, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो उसका एल जो होता है वो होता है हमारा NH/2π, जहाँ n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, h प्लैंक कांस्टेंट है। यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि अगर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ग्राउंड स्टेट में हैं तो वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। तो n की वैल्यू को 1 रख दें। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पूछता है तो n को 2 रख दें। सेकंड एक्साइटेड में पूछता है तो n की वैल्यू को उसी तरीक़ा से आगे बढ़ाते चले जाएं। तो इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके अलावा हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सप्रेशंस होता है μL/L का E/2m। μL जो होता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, L होता है ऑर्बिटल μL कहलाता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और L कहलाता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इन दोनों की जो रेशो है वो गायरोमैग्नेटिक रेशो होती है, उसकी वैल्यू होती है E/2m। E यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, m मास है। तो μL की डिपेंडेंसी कई बार n पर पूछी जाती है, तो यहाँ से इस तरीक़ा से इसे ले सकते हैं μL = E/2m और L की जो वैल्यू है वो यहाँ से पुट कर दें NH/2π। तो ये यहाँ से फॉर्मूला इस पर कई बार पूछा जाता है क्वेश्चंस, NEH/4πm। ये हमारा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है μL। L यहाँ पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। तो μL जो डिपेंड करेगा वो हम देख रहे हैं n पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करेगा। L जो डिपेंड कर रहा था वो n पे कर रहा था, n मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसके साथ साथ डिपेंडेंसी n पे और भी पूछी जाती हैं, जैसे r की वैल्यू पूछता है तो Rn का फॉर्मूला याद रखें। जो रेडियस है उसकी वैल्यू होती है n² A0/z। इस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। n यहाँ पे क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, A0 बोर रेडियस है। A0 की जो वैल्यू होती है यहाँ वो होती है हमारी 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो ये भी ध्यान रखें कि ये इस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ से पूछता है कि n=1 में जो रेडियस है वो कितनी होगी, या जो Rn है रेडियस इन nth ऑर्बिट जो होती है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ से क्वेश्चंस में याद रखें कि रेडियस जो है वो n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलती है। तो R1/R2 = n1/n2 का स्क्वायर पे क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। कई बार क्या कहता है, रेडियस बता देता है और n की वैल्यू पूछता है। तो इसी फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर पाते हैं। रेडियस हमें पता है और A0 की वैल्यू हमें यहाँ पता है। Z अगर हाइड्रोजन के लिए हम कह रहा है तो 1 लें। अगर वो कहता है कई बार क्या करता है, लिथियम ++2 आयन दे देता है तो वहाँ Z की वैल्यू को 3 ले। तो उस टाइप से भी हम पे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। साथ साथ ये याद रखें कि जो टाइम पीरियड होता है वो उसकी डिपेंडेंसी n पे पूछ लेता है। तो 2πr/v में देख रहे हैं ये टाइम पीरियड निकलेगा, और r क्योंकि डिपेंडेंसी n² पे है, और v जो होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला भी याद रखें, वो रहता है CZ/137n। ये फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का। तो यहाँ पे जब जैसे हम इसे कंसिडर करेंगे तो यहाँ से हमारा CZ/137n से यहाँ डिपेंडेंसी जो होगी वो n³ पर डिपेंडेंसी आएगी। तो टाइम पीरियड की डिपेंडेंसी जो है वो n³ पर होती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है यहाँ पे n।
जैसे कहता है कि अगर n बराबर 1 ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, टाइम t है, तो n बराबर 2 में कितना होगा, तो T1/T2 इक्वल टू n1/n2 की पावर क्यूब का एक्सप्रेशन यूज करें। अगर n बराबर 1 में t है तो n बराबर 2 में 8 हो जाएगा, 8t। तो इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पर। साथ साथ फ्रीक्वेंसी जो डिपेंडेंसी है वो हमारी यहाँ निर्भर करती है 1/n³ के ऊपर, ये भी ध्यान रखें। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो होती हैं उनकी डिपेंडेंसी ऑलवेज याद रखें, वो 1/n² पर निर्भर करती है। पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है वो 1/n² पर निर्भर करती है, तो ये भी ध्यान रखें। एनर्जी जो है वो भी 1/n² पर निर्भर करती है, और जब काइनेटिक एनर्जी 1/n² पर निर्भर करती है तो जो P है मोमेंटम वो 1/n पर निर्भर करता है। तो ये डिपेंडेंसीज जो हैं वो लगातार पूछी जाती हैं, इन पे क्वेश्चंस रेगुलर पूछे जाते हैं। एनर्जी का जो जनरल एक्सप्रेशंस होता है उसको ऑलवेज याद रखें, -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी का फॉर्मूला है। तो इस पर भी क्वेश्चंस रेगुलर पूछे जाते हैं। तो ये इस तरीका से फॉर्मूलों को सबको रिवाइज करके जाएं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकता है, जो एनर्जी पे जैसे पूछता है ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी होगी, या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितनी होगी, या कई बार कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ले जाना है तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो एनर्जी पहले कैलकुलेट कर लें ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पर, उनका डिफरेंस निकाल लें, तो इस फॉर्मूले से हम इजीली निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हाइड्रोजन का इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस थे। 2-3 चीज़ें जो और इसमें बहुत महत्वपूर्ण है जिन्हें मैं बताना चाहूँगा, मुझे उम्मीद है कि ये सब आप लोगों ने प्रिपेयर किया होगा, नहीं किया तो इसे रिवाइज कर लें। 2 चीज़ जो यहाँ बहुत ही बार पूछी जाती हैं वो ये है कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व करता है हाइड्रोजन एटम के केस में, तो ये कहता है कि ग्राउंड स्टेट में अगर रिवॉल्व कर रहा है तो पूछता है कि करंट कितनी फ्लो होगी इसके कारण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो उसके कारण जो है करंट की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी हमें। तो आई जो वैल्यू आएगी वो हमारी E/T से हम इसे कैलकुलेट कर पाएंगे, और E और T की जगह पर रख देंगे हम 2πr/v, क्योंकि 2πr इसकी सरकमफ्रेंस होगी, V वेलोसिटी है, तो करंट का फॉर्मूला जो है वो ये हो जाएगा EV/2πr। यहाँ पे V जो है हम देख रहे थे वहाँ पे, अगर हम इसकी वैल्यू को V की वैल्यू को यहाँ से इस वाले एक्सप्रेशन से Z बराबर 1 ले लें हाइड्रोजन के लिए, C/137 यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें V की, और R की वैल्यू ग्राउंड स्टेट में 0.53 एंगस्ट्रॉम लें, तो ये वैल्यू अप्रॉक्स में 1.06 मिली एम्पियर वैल्यू इसकी आती है। तो ग्राउंड स्टेट में खासतौर से याद रखें ये ग्राउंड स्टेट में वैल्यू है। तो यही क्वेश्चन सिंपली पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। उसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड पूछता है कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना डेवलप होगा, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन जब मोशन करेगा तो इसके कारण करंट फ्लो करेगी, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। बी का जो फॉर्मूला होता है, अगर हमारा सर्कुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज मूव कर रहा है, तो μ0I/2r होता है। इसमें डिपेंडेंसी भी ध्यान रखें, आई की वैल्यू को यहाँ से पुट कर दें ग्राउंड स्टेट में, आर की वैल्यू को इस एक्सप्रेशन से लिख दें, आर की वैल्यू को यहाँ पे ले लें 0.53 एंगस्ट्रॉम ग्राउंड स्टेट के लिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ग्राउंड स्टेट के लिए जो ये वैल्यू है वो अप्रॉक्स में आती है 12.5 टेस्ला। तो 2 क्वेश्चन तो यही रेगुलर पूछे जाते हैं, ये सब ग्राउंड स्टेट के लिए कैलकुलेशन थी। तो ये दोनों एक्सप्रेशंस ऑलवेज याद रखें। साथ साथ ये भी याद रखें कि आई जो होता है वो हमारा जो डिपेंडेंसी है एन पे कैसे निर्भर करती है, तो वी हमारा 1/n पे करेगा, आर n² पे करेगा, तो आई जो है 1/n³ पर डिपेंड करता है। और बी जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर वो डिपेंडेंसी पूछता है तो आई यहाँ पे हम देख रहे थे 1/n³ है, आर जो है n² पे है, तो ये हमारा 1/n5 पे होगा। तो ये जो दोनों एक्सप्रेशंस हैं इनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है जब इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट की बजाय वो n/2 में मूव कराता है, n/3 में मूव कराता है, और फिर पूछता है कि अब कितनी करंट जनरेट होगी, तब हमें इन फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ती है, या मैग्नेटिक फील्ड पूछता है। तो ये दोनों फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे मैं एन डिपेंडेंसी समझा रहा था, मुझे उम्मीद है हाइड्रोजन एटम की पूरी एन डिपेंडेंसी यहाँ पे आपको क्लियर हो गई होगी, और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी बता रहा था। साथ साथ ये भी याद रखें कि जो हमारा इनवर्स स्क्वायर फोर्स होता है हाइड्रोजन एटम के केस में, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, तो उसके अंदर 2 × काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है उनका दोनों का सम वो 0 होता है। इस पे भी क्वेश्चंस लगातार कंपटीशंस में देखे जाते हैं, तो इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करके चलें, और यहाँ से भी जो क्वेश्चंस हैं वो रेगुलर पूछे जाते रहते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहूँगा काफ़ी एटॉमिक फिजिक्स की, उन्हें मैं डिस्कस कर रहा था। साथ साथ कुछ और एटॉमिक फिजिक्स में जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें उन्हें मैं बताना चाहूँगा। एक हमारा जनरल जो एक्सप्रेशंस हैं लैम्डा के, जो वेवलेंथ के एक्सप्रेशंस हैं, उन पे क्वेश्चंस पूछा जाता है लैम्डा के, तो फॉर्मूले सदा याद रखें वेवलेंथ के। जनरल फार्मूला जो लाइमन बार्बर पास्चन का
फॉर्मूला है उसे ऑलवेज याद रखें, 1/λ इक्वल टू r 1/n² माइनस 1/n² स्क्वायर, ये फॉर्मूला जनरल याद रखें। लाइमन बामर पार्शियल ब्रैकेट फॉर्म में रखें, लाइमन अगर है तो n1 की वैल्यू को लाइमन के लिए 1 रख दें और n2 की वैल्यू को 2, 3, 4 इस तरीक़ा से लेते चले जाएं। साथ साथ याद रखें कि लाइमन सीरीज जो होती है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है, बामर जो है वो विजिबल में होती है और उसके अलावा जो हमारी इंफ्रारेड रेडिएशन में होती हैं पार्शियल ब्रैकेट फॉर्म। तो इनके फॉर्मूलों को जो हमारे जनरल एक्सप्रेशंस है उसको ऑलवेज याद रखें और इससे कैलकुलेशंस भी कर लें। रेंज ऑलवेज याद रखें, खासतौर से बामर की जो 2 लाइन्स हैं उन पर क्वेश्चंस लगातार पूछा जाता है, H-अल्फा और H-बीटा पे। तो यहाँ याद रखें कि जब हम बामर सीरीज के लिए जाएंगे, बामर के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो R n1 की वैल्यू को जो है वो 2 से शुरू करेंगे, 1/2² माइनस 1/n² ले लें, n2 को n ले लें और n की वैल्यू को फिर उसके बाद 3, 4, 5 एंड सो ऑन वैल्यू देते चले जाएं। तो यहाँ पे जब हम वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे तो याद रखें कि यहाँ n की वैल्यू को 3, 4, 5 इस तरीक़ा से हमें वैल्यू जब देते चले जाएंगे तो बामर सीरीज मिलेगी। बामर सीरीज जो है वो सारी जो हमारी मिलती है वो 3646 एंगस्ट्रॉम से लेकर 6563 एंगस्ट्रॉम के बीच में ये लाई करती है। तो ये भी याद रखें, जो H-अल्फा लाइन है उसकी वेवलेंथ कई बार पूछता है तो 6563 एंगस्ट्रॉम या जो बिल्कुल इसके आसपास हो उसे मार्क करके आएँ। H-बीटा पूछता है तो 4861 एंगस्ट्रॉम। ये जो 2 वेवलेंथ हैं उनको ऑलवेज याद रखें, ये काफ़ी बार पूछी जाती हैं, H-अल्फा और H-बीटा। जो ये पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम है वो हमारा हम सब समझते हैं कि जो ये हमारी 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम में जो है ये पूरा विजिबल स्पेक्ट्रम होता है। तो ये सारा विजिबल में जाती है बामर लाइन, तो ये भी याद रखें। लाइमन में याद रखें कि लाइमन की जो सबसे कम वेवलेंथ है लाइमन में वो 912 एंगस्ट्रॉम होती है और जो हाईएस्ट होती है वो 1216 एंगस्ट्रॉम होती है। ये लाइमन रेंज है जो अल्ट्रावायलेट में होती है और ये हमारी जो है पूरी की पूरी बामर है। तो लाइमन बामर पे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं तो इन पर ज़्यादा फोकस करके जाएं। यहाँ से क्वेश्चंस मैं लगातार देखता रहा हूँ कंपटीशंस की दुनिया में, तो इसको ध्यान रखें। साथ साथ ये भी याद रखें कि जो रेडिएशंस का ट्रांजिशन है, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में जाता है और हायर एनर्जी स्टेट से नीचे की तरफ जंप करता है तो डिफरेंट जो है वो हमें लाइंस मिलती हैं ये, और लाइमन बामर पार्शियल ब्रैकेट फॉर्म जो है वो बताती हैं इनका फॉर्मेशन के जो एटम के सेट होते हैं जिसके एक सेट ऑफ एनर्जी लेवल होते हैं। फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट जो है वो कंफर्म करता है। एक बार मैंने कई बार क्वेश्चंस देखा है, पूछता है फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट क्या कंफर्म करता है। तो याद रखें कि जो एटम के अंदर जिसके एक सेट ऑफ एनर्जी वैल्यू हैं, एनर्जी वैल्यू और जो एनर्जी का एक्सप्रेशंस है बोर थ्योरी के हिसाब से उसको कंफर्म करता है। तो वहाँ से भी क्वेश्चंस रेगुलर देखे जाते हैं। साथ साथ याद रखें कि जो हमारा जो और इसके अंदर 2 एक्सपेरिमेंटों के जो रिजल्ट्स हैं, इसमें मैं एक एक्सपेरिमेंट को बताना चाहूँगा। स्टेन-गल्ले एक्सपेरिमेंट पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लगातार। तो स्टेन-गल्ले एक्सपेरिमेंट में याद रखें कि इनहोमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड में होता है और स्टेन-गल्ले एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉनिक स्पिन को कंफर्म करता है कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है, और स्पिन के साथ साथ जो इसके जो मेन वो हैं वो ये हैं कि ये हमें बताता है कि स्पेस क्वांटाइजेशन होता है। तो 2 यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि स्टेन-गल्ले एक्सपेरिमेंट का क्या कंसेप्ट है। तो याद रखें कि कंफर्म करता है स्पेस क्वांटाइजेशन को। स्पेस क्वांटाइजेशन में हम जानते हैं कि जब हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिट प्रेसेशन करने लगती है, और एटॉमिक ऑर्बिट जब प्रेसेशन करती है तो जो एंगुलर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट है Lz, उसकी वैल्यू जो होती है Lz की वो होती है Lz इक्वल टू ml h/2π, और Lz जो होता है वो होता है हमारा L cos थीटा, और L की वैल्यू हम सब जानते हैं मॉडर्न फिजिक्स में cos थीटा की जगह पर रख दें Lz की वैल्यू ml h/2π, और L की वैल्यू होती है मॉडर्न फिजिक्स में √LL+1 h/2π। तो इन दोनों एक्सप्रेशनों को कैंसिल आउट कर दें h/2π को, तो cos थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी ml/√LL+1। तो इस पे फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं कंपटीशंस की दुनिया में। L की वैल्यू देता है P स्टेट में, जैसे कहेगा कि P स्टेट है, अब कहता है कि थीटा के ओरिएंटेशन बताएं कौन कौन से होंगे। तो P स्टेट के लिए L की जो वैल्यू है वो 1 ले लें, तो ml जो होगा वो हमारा हो जाएगा 1, 0 और -1। यहाँ पे पुट कर दें तो cos थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी cos थीटा इक्वल टू, जब 0 लेंगे
तो ये 0 हो जाएगा और एक बार 1/√2 और एक बार वैल्यू आएगी -1/√2। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हमें पता चलेगी 90 और 45 और 135। तो इस फॉर्मूले पे बेस क्वेश्चंस आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पी स्टेट का, डी स्टेट का, उसी तरीका से डी के लिए निकालेंगे। तो डी के लिए जो वैल्यू है वो आ जाएंगी डी स्टेट में 2/√6, 1/√6, 0, -1/√6 और -2/√6। और उनके जो एंगल हैं वो भी याद रखें, 35, 66, 90, 114 और 135। तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्पेस क्वांटाइजेशन इसको कंफर्म करता है स्टेन-गैल्लियर एक्सपेरिमेंट, और इलेक्ट्रॉनिक स्पिन को कंफर्म करता है। तो ये याद रखें, पूछ लेता है कई बार कंपटीशंस की दुनिया में, खास तौर से BHU में भी क्वेश्चंस इस पर देखे गए हैं स्टेन-गैल्लियर एक्सपेरिमेंट पर। फ्रैंक-हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में याद रखें कि फ्रैंक-हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट जो है वो बताता है कि जो एटम के अंदर जो एनर्जी लेवल होते हैं वो एटॉमिक एनर्जी लेवल वो डिस्क्रिएट होते हैं। तो बोहर की जो थ्योरी है उसका कन्फर्मेशन आता है फ्रैंक-हर्ट्ज से। दोनों ही जो वर्क हैं दोनों पे ही नोबेल प्राइज मिला हुआ है। तो इन दोनों चीज़ों को भी ऑलवेज याद रखें। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे जो मैं बता रहा था। साथ साथ ये भी याद रखें कि जो हमारी sp-df ऑर्बिट होती हैं उन ऑर्बिटों में L की जो वैल्यू है S के लिए 0 और P स्टेट के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, और इसके लिए ml अगर पूछता है तो L बराबर 0 में 0 होगा। यहाँ ml की वैल्यू 1, 0 और -1 होगी। यहाँ 2, 1, 0, -1, -2 होगी। और इसके लिए 3, 2, 1, 0, -1, -2 और -3 होगी। तो इस तरीक़ा से इनकी वैल्यू होती है। और ये भी याद रखें कि हमारे 4 क्वांटम नंबर होते हैं, एक n, एक l, एक ml और एक होता है हमारा ms। ये कहलाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ml मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ms मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये 4 क्वांटम नंबर हैं। ये n के जितने भी फॉर्मूले हैं, जो n है, एनर्जी आइगन वैल्यू सदा n पर निर्भर करती है, इसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। जितने भी फॉर्मूले हैं एनर्जी आइगन वैल्यू के वो n पर निर्भर करते हैं। जैसे पार्टिकल इन बॉक्स में एनर्जी होती है n²h²/8ml², ये वैल्यू होती है। उसके अलावा ये पार्टिकल इन बॉक्स का है n+12 h⁻⁷, ये हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एनर्जी होती है। तो एनर्जी के जितने भी एक्सप्रेशंस हैं, हाइड्रोजन में जो एनर्जी है वो -13.6/n² होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये याद रखें। तो ये पार्टिकल इन बॉक्स की एनर्जी आइगन वैल्यू, ये हार्मोनिक ऑसिलेटर की, और ये हाइड्रोजन की एनर्जी आइगन वैल्यू। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एनर्जी जो है वो n का फंक्शन है, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। तो n ये तय करता है। L से हमें ऑर्बिटल, यहाँ से हम देख रहे थे, अभी एक फॉर्मूला मैंने अभी लिखा था, L की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी √LL+1 h/2π। तो ये ध्यान रखें, L यहाँ पे ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, L जो है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। तो यहाँ पे जैसे S स्टेट के लिए पूछता है कि कैपिटल L की वैल्यू बताएं तो ये 0 हो जाएगी। P के लिए पूछता है तो √2 h/2π होगी। डी स्टेट में इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे वैल्यू स्मॉल l की जगह पे 2 रख दें, तो यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरीका से वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं कैपिटल L की। LZ मैंने बताया था, Z कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये ml जो है वो यहाँ मैं लिख रहा हूँ। n जो है E को ऑब्जर्व करता है, n का फंक्शन होती है एनर्जी। L जो है वो निर्भर करता है कैपिटल L को तय करता है। LZ जो है वो LZ ml पर निर्भर करता है। हम कह सकते हैं कि ml से LZ की वैल्यू पता चलती है, और ms से जो है SZ पता चलता है, Z कंपोनेंट ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो SZ की जो वैल्यू होती है वो होती है ms h/2π। तो ये भी याद रखें, ms जो है मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए बात करते हैं तो s की जो वैल्यू है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू पूछता है, तो s की जो वैल्यू रहती है वो रहती है √SS+1 h/2π। और एक इलेक्ट्रॉन के लिए कहता है तो स्पिन को हाफ रखें, यहाँ से वैल्यू को कैलकुलेट कर लें। तो इस तरीका से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी स्पिन हाफ होगी, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम हम इससे निकाल सकते हैं। साथ साथ में 2 चीज़ें यहाँ और भी बताना चाहूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसे तेज़ी के साथ रिवाइज करेंगे। तो ये मैं एक ऐसी सीरीज मैंने शुरू की है आज कि इसमें मैं तेज़ी के साथ रिवीजन दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि कैसे बहुत तेज़ी के साथ। जब आपके पास समय कम हो तो आप फॉर्मूलों पे, और जिस तरीका से मैं समझा रहा हूँ इस तरीका से आप अपनी तैयारी को लास्ट मिनट पे लेके जाएं, क्योंकि आप जब समय कम रह जाए तो केवल 2 चीज़ों पर आपको फोकस करना होता है। एक फोकस करना होता है इस चीज़ पे कि जो आपने पढ़ा उसको रिवाइज कर लें, और दूसरा ये है कि जो पीछे के पेपर्स हैं उन्हें लास्ट मिनट पर जरूर देख के जाएं, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस क्या होते हैं, लास्ट ईयर के जो पेपर हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस या उसी पैटर्न पर सीधे सीधे आ जाते हैं।
तो ये दो चीज़ें आपको करनी है लास्ट मिनट में, मैं बता भी रहा था। एक लास्ट मिनट में आप तेज़ी के साथ क्या करें, फॉर्मूलों को सबको पूरा तेज़ी के साथ रिवाइज करें जैसे मैं करा रहा हूँ, और साथ साथ दूसरा काम आपको करना है कि जो पीछे के पेपर्स हैं उनको तेज़ी के साथ सॉल्व करें। दो पेपर को सॉल्व करते रहें तेज़ी के साथ और फॉर्मूलों को रिवाइज करते रहें, जिससे क्या हो कि जब आप पेपर में जाएँ तो तेज़ी के साथ आप पेपर में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। साथ साथ याद रखें एक μs/s स्पिन एंगुलर मोमेंटा है s, और μs जो है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है। इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 2E/2m। यहाँ जो μl/l है उसमें 2 की जगह 1 लेते हैं, और μs/s में जो है वो जो वैल्यू होती है μs/s की वो 2E/2m होती है। μs होता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट और s होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटा। ये जो यहाँ पे हम μl/l लेते हैं तो 1E/2m कहलाता है। ये साथ साथ याद रखें ये यहाँ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट था, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था, ये हमारा जी कहलाता है लैंगेज फैक्टर। तो अगर प्योर स्पिन मोशन है तो लैंगेज फैक्टर की वैल्यू 2 होती है, और अगर प्योर ऑर्बिटल मोशन है तो लैंगेज फैक्टर 1 होता है। और अगर स्पिन और ऑर्बिटल मोशन दोनों होती हैं तो मैं लैंगेज फैक्टर का एक जनरल फार्मूला भी लिख रहा हूँ। तो जी का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा 1+, इस पर काफ़ी क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस फॉर्मूले को रिवाइज कर जाएंगे। JJ+1 + SS+1 माइनस LL+1, ये एक्सप्रेशन है इसका, अपॉन 2JJ+1। ये फॉर्मूला जो है हमें इसमें तैयार रखना है जो इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। याद रखें कि L जो है वो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, S स्पिन क्वांटम नंबर, और J जो है वो L और S दोनों पर निर्भर करता है। टोटल इससे बनकर चलता है। एक क्वेश्चन जो है मैं देखता हूँ लगातार, इस पर बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि इसे आप पढ़ के जाएंगे। जैसे क्वेश्चन पूछता है, ये पूछता है कि 2p3/2 स्टेट है, आप इसके लिए लैंगेज फैक्टर कैलकुलेट करें। तो क्या करें कि जो यहाँ 2a लिखा हुआ है उसे 2s+1 = क्या करें, 2 के इक्वल कर दें। तो यहाँ से स्पिन की वैल्यू हाफ होगी, तो s की वैल्यू को हाफ ले लें। ये यहाँ से मल्टीप्लिसिटी से हम कहते हैं कि जो यहाँ पे वैल्यू होती है वो 2s+1 की होती है। p स्टेट के लिए L1 होगा तो L को 1 ले लें, और जो यहाँ नीचे लिखा होता है वो J होता है, तो J की वैल्यू को 3/2 ले लें। तो S की वैल्यू को हाफ, L की वैल्यू को 1, J की वैल्यू को 3/2 यहाँ इस फॉर्मूले में पुट कर दें और लैंगेज फैक्टर कैलकुलेट कर लें। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखें स्पिन मोशन के लिए लैंगेज फैक्टर की वैल्यू 2, और ऑर्बिटल मोशन के लिए लैंगेज फैक्टर 1, और जो हमारा ऑर्बिटल और स्पिन दोनों मोशन होती हैं तो लैंगेज फैक्टर की वैल्यू ये होती है। साथ साथ ये भी याद रखें कि μJ/J मीन्स जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है, और J जो है वो टोटल एंगुलर मोमेंटम है, उसकी वैल्यू GE/2m होती है। ये भी याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है दिस वन, इसको सदा याद रखें। यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछा जा सकता है, जी हमें इस फार्मूले को अप्लाई करा लेगा। कैपिटल J की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं, कैपिटल J टोटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू √JJ+1 H कट होगी। तो इस तरीक़ा से J की वैल्यू यहाँ से हमें पता होगी। जैसे इस स्टेट में हम कह सकते हैं J की वैल्यू 3/2 है, तो कैपिटल J पता चलेगा, G इस फार्मूले से लगा दें और μJ हम फिर इस फार्मूले से सॉल्व कर दें। तो इस फार्मूले को भी करके जाएं, लैंगेज फैक्टर μs/s, μl/l, इन फार्मूलों की वैल्यूज को और इनके एप्लीकेशंस पोर्शन को करके जाएँ। यहाँ से भी क्वेश्चन को रेगुलर देखा जा रहा है। तो मैं काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ क्वांटम मैकेनिक्स की चीज़ें भी डिस्कस कर रहा था, कुछ एटॉमिक की, लेकिन ज़्यादा जो फोकस है अभी इस वीडियो में मेरा एटॉमिक का रिवीजन में जा रहा है। तो कुछ और वीडियो इसी तरीक़ा से आपको देने का प्रयास करूँगा। मुझे उम्मीद है कि लास्ट मिनट पे आपको चीज़ों को आपके माइंड में सेट करने का प्रयास है कि जब आप पेपर के लिए जाएँ तो क्या क्या चीज़ें आप करके जाएँ। 2 क्वेश्चंस जो फार्मूले हैं एक्सरे के, उन पर क्वेश्चंस मैं देखता हूँ, इन दोनों फार्मूलों को ऑलवेज करके जाएँ। साथ साथ लैपोर्टी रूल पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आजकल, तो लैपोर्टी रूल को पढ़ कर जाएँ, उसके बाद उसके साथ साथ सिलेक्शन रूल को पढ़ कर जाएँ। तो ये हमारी 3 चीज़ें ऐसी हैं जहाँ से क्वेश्चंस देखा जाता है एटॉमिक फिजिक्स के अंदर। एक्सरे के केवल 2 ही फार्मूले हैं। कंटिन्यूस एक्सरे का एक फार्मूला है λ = SC/eV, इस पर क्वेश्चंस पूछा जाता है। H यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है, C वेलोसिटी ऑफ लाइट है, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, और V जो हमारा एक्सरेटिंग पोटेंशियल है कंटिन्यूस एक्सरे के लिए। तो इस पर क्वेश्चंस जो है वो क्या पूछता है, V हमें देता है और लैम्डा पूछ लेता है कंटिन्यूस एक्सरे के लिए।
तो एच सी और ई की वैल्यू, इन वैल्यू को पुट कर दें, वी वैल्यू पुट करें और लैम्डा यहाँ से कैलकुलेट कर लें। डुएल-हंटर फॉर्मूला इसे हम बोलते हैं। तो काफ़ी बार इस पर क्वेश्चंस देखा जाता है। कई बार क्या कहता है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देख रहे हैं हम वी जैसे बढ़ेगा तो लैम्डा कम होता जाएगा। तो इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, या इस पर लैम्डा 1 V1 इजकल टू लैम्डा 2 V2 पे क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे बन जाता है। कंटिन्यूस एक्सरे के लिए कहता है कि जब हमारा वोल्टेज इतना है तो इतनी वेवलेंथ है, अगर वोल्टेज इतना होगा तो वेवलेंथ क्या होगी, तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये डुएल-हंटर फॉर्मूले पर क्वेश्चंस करके जाएं। उसके अलावा ये हमारा रूट म्यू अपॉन आर इजकल टू ए जेड माइनस बी, ये हमारा मॉजुले लॉ है। इस पर क्वेश्चंस पूछा जाता है। ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, आर यहाँ एक बार कांस्टेंट है, ए और बी कांस्टेंट हैं और जेड एटॉमिक नंबर है। तो ये मॉजुले लॉ कहलाता है। इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस पर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस इस पर करके जाएं, इस पर करके जाएं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। लैपोर्टी रूल में याद रखें कि जो पैरिटी होती है कॉन्फ़िगरेशन की, जब भी ट्रांजिशन होता है तो पैरिटी कॉन्फ़िगरेशन की वो इट शुड बी चेंज। इट शुड बी चेंज मीन्स जब भी ट्रांजिशन होगा तो हमारा ऑड से इवन पैरिटी चेंज होनी चाहिए, या हमारी जो पैरिटी है इवन से ऑड या ऑड से इवन चेंज होनी चाहिए। इवन से इवन ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता। जैसे हमारा एस स्टेट से एस स्टेट में ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। पैरिटी जो होती है वो -1 की पावर एल से हम कैलकुलेट करते हैं। जब ये वैल्यू हमारी इवन में आती है, प्लस में आती है, तो हम इसे बोलते हैं इवन पैरिटी, और अगर ये नेगेटिव में आती है तो कहते हैं ऑड पैरिटी। तो एस से एस में ट्रांजिशन इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पे भी पैरिटी, एल की वैल्यू यहाँ 0 होगी, यहाँ भी 0 होगी, तो यहाँ पे पैरिटी जो है वो भी इवन आएगी, यहाँ भी इवन आएगी, तो ये ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता। पी से पी में ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, पी से पी स्टेट में, डी से टी में नहीं है, और एफ से एफ में नहीं है। लेकिन एस से पी में ट्रांजिशन पॉसिबल है, एस स्टेट से पी में, बशर्ते एस स्टेट जो है वो ऊपर हायर एनर्जी आइगन एनर्जी ज़्यादा हो इसकी इस स्टेट के मुकाबले। जैसे 5s से 3p में ट्रांजिशन पॉसिबल है क्योंकि n बराबर 5 की एनर्जी आइगन वैल्यू 3 से ज़्यादा है, और s से p में ट्रांजिशन पॉसिबल हो जाएगा, तो ये ट्रांजिशन पॉसिबल है। लेकिन 3s से 3p में ट्रांजिशन पॉसिबल इसलिए नहीं होता क्योंकि जो 3s स्टेट है इसकी एनर्जी आइगन वैल्यू कम होगी, 3p की जो है वो ज़्यादा होगी। तो कम से हाई एनर्जी स्टेट को ट्रांजिशन नहीं होता है, हाई से लो में जाता है ट्रांजिशन, क्योंकि फोटोन इमिट होता है। तो इस चीज़ को याद रखें। साथ साथ याद रखें कि जो पैरिटी है वो -1 की पावर एल से कैलकुलेट होती है। जैसे एस पी डी एफ की हमें पैरिटी बतानी है तो पैरिटी हम कैसे कहेंगे, पैरिटी जो होगी इसमें एल की वैल्यू को हम लेकर चलेंगे 0, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3 लेंगे। तो यहाँ पे जब हम इनकी एल की वैल्यू को 0, 1, 2 लेंगे तो फिर पैरिटी जो होगी -1 की पावर 0, ये यहाँ पे 1 हो जाएगी, तो ये इवन पैरिटी होगी। इसकी ऑड होगी पैरिटी, इस स्टेट की इवन होगी और इसकी ऑड होगी। इस तरीक़ा से पैरिटी होती हैं। तो पी से एफ में ट्रांजिशन नहीं होगा क्योंकि ऑड से ऑड ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। एस से डी में नहीं होगा, लेकिन एस से पी में और पी से डी स्टेट में या डी से एफ में या इनका रिवर्स में ट्रांजिशन हो सकता है, बशर्ते ऊपर की जो स्टेट है उसकी एनर्जी आइगन वैल्यू ज़्यादा हो। तो पैरिटी कंसेप्ट को याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन रूल सदा याद रखें। सिलेक्शन रूल होते हैं जब ट्रांजिशंस होता है तो हायर एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट को ट्रांजिशन होते हैं, तो ये पैरिटी का कॉन्फ़िगरेशन सदा महत्वपूर्ण होता है ट्रांजिशन के समय पे। और साथ साथ पैरिटी के अलावा मैंने एक सिलेक्शन रूल पर टेबल दी है, तो आप उसको देख जाएं, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है तो मुझे उम्मीद है कि आप वहाँ से देख लेंगे और तेज़ी के साथ रिवीजन कर जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपका जो एटॉमिक का पोर्शन है उसमें आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। तो एटॉमिक फिजिक्स में जो हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो यही हैं। मैं 2-3 टॉपिक्स और जो महत्वपूर्ण हैं उन्हें डिस्कस कर दे रहा हूँ क्योंकि समय काफ़ी लग गया है इस वीडियो में। तो जो एटॉमिक फिजिक्स को ही मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ और क्वांटम वाली जो वीडियो है उसे मैं बहुत तेज़ी के साथ फिर आगे देने वाला हूँ। तो केवल आप इतने से ही काम चलाएं क्योंकि बहुत समय ऑलरेडी इस वीडियो में जा चुका है। मैं 2 चीज़ें अभी इसमें और बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे पास क्वेश्चन आता है पी और डी स्टेट हैं और इनका हमें एल कैलकुलेट करना है, कैपिटल एल बताना है और स्मॉल एल बताना है, मीन्स ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। 2 स्टेटों का हम कपलिंग कैसे करते हैं, तो यहाँ पे इस स्टेट का एल कैलकुलेट कर लें। एस पी स्टेट में इसका 1 होगा, डी स्टेट में L2 की वैल्यू को 2 ले लें क्योंकि एस पी डी एफ का ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एस का
एल बराबर 0, पी का एल बराबर 1, इस तरीका से लेते हैं। तो कैपिटल एल जब हम इन दोनों के सुपरपोजिशन से एल लेंगे तो मॉड L1 माइनस L2 से L1 प्लस L2 तक जाए और एक से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। तो 1 माइनस 2 मॉड लेंगे तो 1 हो जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू इसकी 3 होगी। तो ये हमारे स्मॉल एल की वैल्यू हो जाएंगी। अब अगर हमें कैपिटल एल पूछता है इसी में तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर दें, रूट एल एल प्लस 1 एच कट। यहाँ से एल की वैल्यू, स्मॉल एल की वैल्यू को 1 रख दें, यहाँ से 2 रख दें और 3 रख दें तो कैपिटल एल हमें पता चल जाएगा। तो स्टेट के सुपरपोजिशन से हम किस तरीका से एल कैलकुलेट करते हैं इस पे क्वेश्चंस करके जाएं। साथ साथ जैसे कहता है कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनकी स्पिन क्या पॉसिबल है, तो हम जानते हैं कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक की स्पिन हाफ है और दूसरे की स्पिन भी हाफ है, तो नेट स्पिन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। S1 माइनस S2 से S1 प्लस S2 तक जाएंगे तो S जो होगा मॉड लगा के हाफ माइनस हाफ से 0 होगा, अंतर जो 1 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, हाफ प्लस हाफ तक ये बन जाएगा। तो नेट स्पिन जो क्वांटम नंबर है वो 0 और 1 हो जाएगा। और अगर स्पिन एंगुलर मोमेंटम पूछता है तो S बराबर अंडर रूट SS प्लस 1 एच कट रख दें और यहाँ से स्मॉल एस की वैल्यू को इसमें पुट करते हैं तो यहाँ से हम एस की वैल्यू को बता सकते हैं। सिमिलरली अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करें, 2 के लिए स्पिन क्वांटम नंबर हमने कैलकुलेट किया है, फिर सुपरपोजिशन कर लें 0 का हाफ के साथ तो हाफ हो जाएगी वैल्यू, और 1 का फिर हाफ के साथ कर लें तीसरे इलेक्ट्रॉन के साथ तो वैल्यू हाफ और 3/2 हो जाएंगी। तो ये नेट स्पिन पॉसिबल होंगी 3 इलेक्ट्रॉनों के लिए। उसी तरीका से 4 तक जाएं। अगर 4 के लिए कहता है 4 इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर कौन से पॉसिबल होंगे, तो हाफ का हाफ के साथ कॉम्बिनेशन बना लें, दूसरा हाफ के साथ और एक 3/2 का हाफ के साथ और फिर नेट स्पिन निकाल लें। तो इस टाइप से क्वेश्चंस निकालें, यहाँ से क्वेश्चंस देखे जाते हैं। इसे हम कहते हैं जो हमारी कपलिंग्स होती हैं, जे कपलिंग और LS कपलिंग, वो इन्हीं प्रिंसिपलों पर काम करती हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस देखे जाते हैं कंपटीशंस की दुनिया में। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो है जो जिसमें मैं काफ़ी कुछ कराना चाहता था, बहुत बड़ी वीडियो ये ऑलरेडी हो गई है, तो ये मैं इस वीडियो में केवल इतना ही कराऊंगा। बाकी क्वांटम मैकेनिक्स का बहुत तेज़ी के साथ रिवीजन और इम्पोर्टेंट चीज़ें क्वांटम की भी डिस्कस करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में देखें उसको। कुछ क्वांटम के कंसेप्ट मैंने एनर्जी आइगन वैल्यू के इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आनी चाहिए और अगर ये आपको आती है तो आप मार्क करें, मैं आगे कुछ और रिवीजन वीडियो आपको दूंगा। तो तेज़ी के साथ बताने का प्रयास था कि आप कैसे चीज़ों को तेज़ी से रिवाइज करके जाएं और छोटा छोटा कंसेप्ट भी बताया कि प्रॉब्लमों को कैसे अप्लाई करके देखें। तो मुझे उम्मीद है कि पर्पज आपका सॉल्व करेगी ये वीडियो और निश्चित तौर से आपको सिलेक्शन के लिए प्रेरित भी करेगी। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।